हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। चाणक्य एक कदीम हिंदुस्तानी उस्ताद, फ़लसफ़ी, माहिर माशियात, काजी और शाही मुशीर थे। इसकी शिनाख्त रिवायती तौर पर कौटिल्य के नाम से की जाती है, जिसने कदीम हिंदुस्तानी सियासी किताब अर्थशास्त्र लिखी थी। इस तरह वो हिंदुस्तान में सियासियात और माशियात के मैदान का अलम बरदार समझा जाता है। इनकी किताबें 6वीं सदी ईस्वी में गुप्ता सल्तनत के इख्तिताम के करीब खो गई थी और 20वीं सदी के अवाइल तक इन्हें दरियाफ्त नहीं किया गया था। चाणक्य ने इक़्तिदार में आने के लिए मौर्यन बादशाह चंद्रगुप्ता की मदद की। इन्हें मौर्य सल्तनत के क़याम में अहम किरदार अदा करने के लिए सराहा जाता है। चाणक्य दोनों शहनशाह चंद्रगुप्ता और इनके बेटे बिंदुसारा के चीफ मुशीर के तौर पर काम करते थे। कदीम हिंदुस्तानी सियासी सोच में कौटिल्य का ताउन कम से कम दो वजूहात की बिना पर ज़रूरी है। सबसे पहले, रियासत की बुनियाद, रियासत की नौइयत, धर्मा और डंडा के तसव्वुरात, बाहमी ताल्लुकात और सफारतकारी, ताकत बांटने के नज़रियात, फलाही रियासत और राय आमा और इसी तरह के मौज़ूआत पर इनके नज़रियात की जामियत और तज्ज़ियाती दुरुस्तगी वगैरह इतने गहरे हैं कि वो कदीम हिंदुस्तान में सियासी फ़िक्र के नज़रिए की वज़ाहत करने के लिए बिना किसी शक व शुबा नज़र आते हैं। दूसरा, इसके नतीजे में कौटिल्य और इसके अर्थशास्त्र को बतरतीब नुमाइंदा मुफक्किर और मतन के तौर पर आम तौर पर समझा जाता है, ताकि कदीम ज़माने में राइज सियासी व इंतज़ामी निज़ाम के वसी नुकात को वाज़ेह किया जा सके। तो ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र का दायरा कार ऐसा ही है। इसमें माशियात, इखलाकियात, ज़हानत, जासूसी, जंग, जुर्म, तालीम और इस जैसे मज़ामीन पर वाज़ेह तबसरा है। इसके बावजूद सियासत और रियासत इस किताब का जारी मौजू है। बादशाहत को मुनासिब तर्ज हुक्मरानी के तौर पर कबूल करना, कौटिल्य रियासती इदारों के बुनियादी उमूर जैसे रियासत की तंजीम, मिसाली हुक्मरान की खसूसियात, मुआशरती उसूलों की इखलाकी और इखलाकी बुनियादों की अमली सियासत के उसूल, जंग और सफारतकारी के मसाइल और एक मुअस्सर इंतज़ामिया के मुख्तलिफ पहलुओं का गहरा तज्ज़िया पेश करता है। कौटिल्य का नज़रिया रियासत वाज़ेह तौर पर कायम है, क्योंकि कदीम ज़माने में नज़रियाती खतूत में से एक नुस्खा पेश किया जाता है, लेकिन जदीद दौर में भी हकीकत की कुछ मिकदार ले जाता है। रियासत की इब्तिदा वाज़ेह तौर पर इंसान साख्ता के तौर पर बयान करना। उन्होंने नोट किया कि फितरत की असली हालत मत्स्यानिया के वजूद या मछली के कानून की अलामत है, जिसके तहत बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है। इस सूरत हाल पर लोगों ने वेवस्वात के बेटे मनु को बादशाह मुकर्रर करने के ज़रिए काबू किया। इस तरह ये वाज़ेह है कि जहाँ तक हुक्मरानी का ताल्लुक़ है, कौटिल्य ने हुक्मरानी की दीगर अक़साम के मुकाबले में बादशाहत के निज़ाम को तरजीह दी, जैसे देवराजिया, एक ही ख़ानदान के मर्दों की पूरी रियासत पर मुश्तरका हुक्मरानी, वीरजिया, गैर मुल्की हुक्मरान के कब्ज़े से हुक्मरानी, और इसी तरह जिसका तज़किरा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया था। बहरहाल, रियासत में बादशाह के आला ओहदे पर कौटिल्य ने बादशाह की कुछ फितरी खसूसियात पर ज़ोर दिया, जिसमें फ़लसफ़ा, माशी उलूम की तरबियत शामिल थी और डंडा नीति या पॉलिटिकल साइंस। कौटिल्य ने नज़रिया ममलिकत का एक अहम पहलू सेप्टेंग यानी 7 आज़ा का नज़रिया समझा है। 7 अहम आज़ा पर मुश्तमिल यानी स्वामी, हुक्मरान, अमतिया, वज़ीर, जानपड़ा जिस पर आबाद लोगों के साथ इलाका आबाद है, दुर्गा, किले दारुल हुकूमत, कोषा, खजाने, डंडा, फौज और दोस्त इत्यादि। सेप्टेंग थ्योरी रियासत को 7 अंसरों में जुड़े हुए नामियाती वजूद के तौर पर रियासत की तारीफ़ करने की कोशिश करता है।
ایسا لگتا ہے کہ ریاست کی نوعیت جس میں سیپٹنگ تھیوری کے تجزیے سے ابھرتی ہیں وہ مستحکم اور منظم انتظامیہ کے ساتھ ایک مضبوط بادشاہت کی خصوصیات میں مگن ہے۔ اگرچہ جان پڑا کہ زبردست تصور کے ذریعے لوگوں اور علاقے کے عناصر کے حوالے پیش کیے گئے ہیں، کوٹلیا، درگا، کوشا اور ڈنڈا کے عناصر کی اتنی گہرائی سے تفصیل دے کر ریاست کے ساختی طول و عرض پر زیادہ دباؤ ڈالتے دکھائی دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مترا کو ریاست کے ناگزیر عنصر کے طور پر شامل کرنا ان کے نظریہ مملکت میں ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس میں ریاست کو نہ صرف خود میں ایک خود مختار وجود کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، یہ ریاست کے وجود کو بھی اقوام عالم کے ایک رکن کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھتے ہیں۔ اس طرح شائستگی کو کثرتیت پسندی والے غلبے کی ایک الگ خصوصیت کا تعین کرنا اپنی تھیوری آف اسٹیٹ کے صحیح طریقے سے چلانے میں کوٹلیا، دھرما اور ڈنڈا کے دو طرح کے تصورات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ مذہب کو کسی قسم کی معاشرتی ذمہ داری کے طور پر بیان کرنا جس میں رواج اور مقدس قوانین کی اطاعت شامل ہے۔ کوٹلیا دھرما کے دو گنا کاموں کا تصور کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلے ایک مضبوط بادشاہت کی وکالت کرتے ہیں، اس نے بادشاہ کو کبھی ظالم نہیں ہونے دیا اور اسے روکنے والا عنصر دھرما ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ بادشاہ اپنی ریاست میں سب سے بڑا تھا، وہ دھرما سے بالا نہیں تھا۔ دوسرا، ریاست کے شہریوں کے معاشرتی سلوک کو بھی دھرما کی حرکیات کے ذریعے باقاعدہ اور روک تھام کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح دھرما قدیم زمانے میں زمین کے کسی نہ کسی طرح کے بے ضابطہ اور اعلیٰ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اصولوں کے تحت ریاست کے ہر فرد بادشاہ سمیت اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی اور اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوگی۔ کوٹلیا کا خیال ہے کہ معاشرے میں دھرما کی صحیح کارروائی کے لیے ڈنڈا کے غیر واضح کردار کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ تصوراتی طور پر قدیم ہندوستانی سیاسی روایات میں ڈنڈا کو زبردستی یا سزا کے معنی میں سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے میں نظم و ضبط کا بنیادی ذریعہ بن کر کھڑے ہونا، ڈنڈا کو بادشاہ کی شخصیت میں کسی بھی شہری کو سزا دینے کا بالکل حق سمجھنا تھا، اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ریاست کے وضع کردہ اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے جو بنیادی طور پر ریاست کے مقدس اور روایتی قوانین کے ذریعے طے کیے گئے تھے۔ اس طرح کوٹلیا کی شکل میں ایک غیر مہذب شہری کو نظم و ضبط کرنا بادشاہ کا ایک اہم فرض معلوم ہوا، چونکہ ایسا کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ریاست کے شہریوں کی پرامن اور خوشگوار زندگی کے لیے غیر ضروری رکاوٹوں اور پریشانیوں کا باعث ہوتا اور سمجھا جاتا تھا کہ ریاست میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ڈنڈا ایک جائز ذریعہ ہے۔ ایک اور اہم مضمون جس کو ارتھ شاسترا میں اہم مقام حاصل ہے وہ ہے باہمی تعلقات اور سفارتکاری کا خیال۔ قدیم ہندوستانی ادبی تخیلات میں انٹرسٹیٹ رشتوں کے پورے خیال کو منڈالا یعنی حلقوں کے تصور کے ذریعے تصور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لہذا کوٹلیا نے قدیم زمانے میں اپنی منڈال تھیوری کے ذریعے باہمی تعلقات کی حرکیات کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس نظریے کا نچوڑ یہ ہے کہ منڈالا میں اس کی مقامی جگہ کے لحاظ سے نیت رکھنے والے فاتح کی حیثیت سے اتحادی یا دشمن کی حیثیت سے کسی مملکت کی حیثیت کو بیان کرنا ہے۔ وجے گوشو یعنی جیتنے والا یا فاتح کو منڈال تھیوری کا حوالہ نقطہ بنانا۔ کوٹلیا نظریہ کی وضاحت چار بنیادی حلقوں کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے دائرے میں وجے-شو، اس کے دوست اور اس کے دوست کا دوست تین بنیادی بادشاہوں کے طور پر موجود ہیں جو ریاستوں کا دائرہ تشکیل دیتے ہیں۔
और हर एक के पास अमतिया, जनपड़ा, दुर्गा, कोशा और डंडा जैसे खुदमुख्तारी के बुनियादी अनासर हैं। इसके नतीजे में रियासतों के एक दायरे में 18 अनासर शामिल हैं। ये मशाबहत रियासतों के दीगर 3 हलकों पर होती हैं, जिनमें आरी, विजयशु का दुश्मन, होता है, मदीहिमा लाताल्लुक बादशाह, और अदीसीना गैर जानिबदार बादशाह। बादशाह तीनों हलकों में से हर एक का बुनियादी हिस्सा बनाते हैं। आखिरी हिसाब किताब में लिहाजा मंडाल थ्योरी रियासतों के 4 बुनियादी हलकों पर मुश्तमिल हैं। 12 बादशाह खुद मुख्तारी के 60 अनासर और रियासतों के 72 अनासर चारों हलकों की साख्त पर ड्राइंग करना है। मंडाला थ्योरी के अलावा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के दायरे में कोटलिया इस बात की भी वजाहत करता है कि जिसे वो अपियास, अमन, सियासत और शेडगोनिया 6 जंगी हिकमत अमली कहते हैं। समझा जाता है कि यह फातिहा और जंग के औकात में अपने बाहिमी ताल्लुकात के लिए फातिहा के ऑपरेशनल नुकात हैं। इसके अलावा कोटलिया ने रियासतों के दरमियान सफारती ताल्लुकात का एक मुफस्सिल निज़ाम पेश किया है और बादशाह के ज़रिए जासूसी के एक मुस्तकीम निज़ाम पर जोर दिया गया है ताकि वो अपनी जान और रियासत को किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरे से बचा सके। आखिरी तज्ज़िये में ये बात सामने आती है कि कोटलिया का सही नुमाइंदे के तौर पर मुंतखब स्कॉलर्स और मुबस्सिरीन का ख्याल है कि वो मौर्यन दौर में रियासत और माशरे की शक्ल और नौइयत को बयान करने के लिए सही नुमाइंदे हैं। लिहाजा अर्थशास्त्र न सिर्फ कदीम ज़माने की चीज़ों की हालत से मुतल्लिक़ मालूमात का मुस्तनिद ज़रिया निकला, लेकिन इसकी कवरेज और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के तज्ज़िये की गहराई इस कदर गहरी रही है कि कदीम ज़माने के माशरती व माशी और सियासत से मुतल्लिक़ इंतज़ामी निज़ाम के तूल व अर्ज़ में से ज़्यादातर, अगरचे सब ही नहीं, अर्थशास्त्र के मतन से समझे जा सकते हैं। मज़ीद ये कि अर्थशास्त्र में कोटलिया के ज़रिए पेश करदा और तज्ज़िया करदा बहुत से नज़रियात आज भी इन बेशतर डोमेन्स में हैं जो जदीद ज़िंदगी की बुनियाद हैं।